हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आशा कॉमन क्लासेस। माई सेल्फ प्रोफेसर रोहन गायकवाड़ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 6 का है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। यू कैन सी हियर कि मैंने लिख के रखा है। आज मुझे दो शब्दों को ठीक से समझाने दो, लिक्विडेशन एंड कंपनी। सब लोगों को कंपनीज के बारे में ऑलरेडी पता है कि क्या है कंपनीज। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब जब कंपनी क्रिएट होती है तो बाय लॉ क्रिएट होती है, और जब उसका इट्स गोइंग टू एंड, जब उसका खत्म होता है, जब वो खारिज होती है, तब भी बाय लॉ वो खारिज होती है। तो यही बताने की कोशिश की है मैंने कि कंपनी इज क्रिएशन ऑफ, कंपनी एक क्रिएट होती है लॉ के अनुसार और उसका एंड होता है, खारिज होती है, खत्म होती है बाय द लॉ। तो दैट इज अ सिस्टम विच वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। यहां पर मैं आज के सेशन में ज्यादा लॉ लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बात करूंगा तो एज ए अकाउंटेंट हमको इस चीजों को समझना है। तो लेट्स बिगिन विद द वर्क ऑफ लिक्विडेशन। तो क्या है लिक्विडेशन? ये एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस सर? लिक्विडेशन मीन्स सेल ऑफ एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। वेरी सिंपल सर, कंपनी अपने एसेट को बेच रहा है और उससे जो कुछ मिलेगा उससे वो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करेगा। दैट प्रोसेस, दैट प्रक्रिया इज नोन एज, अरे बोलो, इज नोन एज लिक्विडेशन प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट वन। लेकिन सर लिक्विडेशन से पहले कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाइंडिंग अप। आप लोगों को एक समय में एक चैप्टर हुआ करता था, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेम लॉजिकल सिस्टम है सर, वाइंडिंग अप करना। सर व्हाट इज वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप का मतलब होता है यहां पर एंडिंग ऑफ ऑल बिजनेस अफेयर्स। वो वाले नहीं, ये बात कर रहा हूं मैं एंडिंग ऑफ ऑल बिजनेस अफेयर्स। तो बिजनेस अफेयर का समाप्ति होना, कारोबार बंद होना, धंधा बंद होना, बिजनेस बंद होना, बिजनेस ट्रांजैक्शन बंद होना। अब कंपनी के पास भी 1 रुपया का भी इनकम आने वाला नहीं है, बिकॉज कंपनी कोई भी काम यहां पर नहीं कर रहा है, कंपनी बंद हो चुकी है। उससे ही कहते हैं एंडिंग ऑफ ऑल बिजनेस अफेयर्स। सो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमको ये याद रखना है कि सबसे पहले होता है सर क्या? वाइंडिंग अप, और इस वाइंडिंग अप का रूपांतर होता है सर लिक्विडेशन में। तो वाइंडिंग अप ये सबसे पहले आता है और उसके बाद में होता है सर लिक्विडेशन। तो वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी यहां पर, अरे बोलो। तो वाइंडिंग अप का मतलब क्या? कारोबार बंद होना, बिजनेस बंद होना। और जैसे आप बिजनेस बंद कर दोगे, मतलब अब आपके बिजनेस में जो कुछ बचा है, जो कुछ आपकी एसेट्स है, जो कुछ आपकी एसेट्स है, मैं बात करने जा रहा हूं लिक्विडेशन पर। जो कुछ आपकी एसेट है, उस एसेट को कंपनी बेच देती है और उससे जो पैसा रियलाइज्ड होगा उस पैसे से पेमेंट किया जाता है लायबिलिटीज को। सर एक कंपनी की लायबिलिटी क्या हो सकती है? आपने सुना होगा कि कंपनी की लायबिलिटीज जो होती है उसे स्टेक होल्डर या स्टेक ओनर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि लायबिलिटी के बारे में बात करूं, कोई कंपनी के लायबिलिटी के बारे में बात करूं तो कौन सी लायबिलिटी हो सकती है? जैसे कि डिबेंचर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट की लायबिलिटी फॉर एग्जांपल टैक्स, एम्प्लॉय की लायबिलिटी फॉर एग्जांपल सैलरी एंड वेजेस। अगर मैं यहां पर लायबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूं तो सर मैं कौन सी लायबिलिटीज के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सर सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या मैं बात कर रहा हूं सर यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मैं बात कर रहा हूं सर यहां पर क्रेडिटर्स, मैं बात कर रहा हूं सर यहां पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी या कोई एम्प्लॉय की लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज सैलरी एंड वेजेस। आर यू अंडरस्टैंड दिस? तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहा जाता है।
लेकिन मेरा सवाल अब खत्म हुआ नहीं है। अरे बोलो, नहीं हुआ है सर। सर लिक्विडेशन का जरूरत ही क्यों पड़ रहा है? क्यों लिक्विडेशन? कोई कंपनी क्यों लिक्विडेशन के लिए जा रही है? व्हाई इट इज गोइंग दैट? तो लिक्विडेशन करने के सर दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सर कंपल्सरी वाइंडिंग अप और दूसरा रास्ता है सर वॉलंटरी वाइंडिंग। कंपल्सरी वाइंडिंग अप का मतलब यह होता है कि ये जो मैंने अभी अभी बताया कि ये जो लायबिलिटी जो स्टेक होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, दीज आर द पर्संस जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया होता है और वो देखते हैं कि यार ये कंपनी हमें कोई रिटर्न नहीं दे रही। तो ऐसे केस में ये जो स्टेक होल्डर्स है ये सीधा कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने इस कंपनी में पैसा लगाया है लेकिन ये कंपनी ने अब तक हमें कोई भी रिटर्न्स नहीं दी है। ये कंपनी को कंपल्सरी कोर्ट को कहा जाता है कि बंद करवा दो। अगर ये बात होती है तो सर उसे कहा जाता है सर कंपल्सरी वाइंडिंग अप। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप। यहां पर कंपनी अपने आप से कंपनी को बंद कर रहा है, कारोबार बंद कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं लेकिन मैं कंटिन्यूअसली लॉस बियर कर रहा हूं, मैं लॉस मेकिंग कर रहा हूं, प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है। इसके लिए खुद कंपनी जाकर वॉलंटरी लिक्विडेशन ले लेता है। दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी वाइंडिंग अप। Is it okay this guys? तो ये रहा हमारे एक छोटा सा लॉजिकल टर्म्स जिसमें हम लोगों ने दो बातों को डिस्कस किया। दो टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट थी, एक थी लिक्विडेशन और एक थी वाइंडिंग अप। लेकिन सबसे पहले वाइंडिंग अप होता है और वाइंडिंग अप का रूपांतर लिक्विडेशन में होता है। लेकिन सर एक्चुअल में ये काम कैसे होता है? एक्चुअल में ये काम बहुत सिंपल सा होता है। कैसे सिंपल सा? मतलब अब जैसे कि पता है कि बिजनेस वाइंड अप करना है, कारोबार बंद करना है, तो कंपनी एक पिटीशन कोर्ट में दाखिल करती है। पिटीशन यानी अर्जी लगाती है और उस पिटीशन के साथ में एक दस्तावेज जोड़ा जाता है, एक डॉक्यूमेंट जोड़ा जाता है जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब ये है कि सर आपके पास कितनी एसेट है और आपकी लायबिलिटी कितनी है। अगर मैं ये एसेट बेचता हूं, बेचा नहीं है, सुनो ना सुनो, बेचा नहीं है, अगर ये एसेट को मैं बेचता हूं तो बेचने के बाद कितना पैसा मिलेगा और लायबिलिटी का कितना पेमेंट करना है, ये चीजों का जो लेखा जोखा होता है उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। मतलब लिक्विडेशन, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन की ओर जाती है तो याद रखना है आप लोगों को कि उसके पहले कंपनी को एक पिटीशन फाइल करना पड़ता है। पिटीशन के साथ में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जोड़ना पड़ता है और तब जाकर ये प्रोसेस पूरी होती है। तो ये है प्रक्रिया लिक्विडेशन करने की। मुझे एक बात बताओ कि कंपनी क्यों लिक्विडेशन करना चाहती है? क्यों? व्हाई द हैपनिंग? बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि देयर इज अ टू रीजंस बिहाइंड ऑफ दैट। कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसको हम लोग फ्रॉड कंपनी कहते हैं, फेक कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनी जो सिर्फ लोगों से पैसा तो ले रही है लेकिन दे तो कुछ नहीं है। अगर ये कंपनी और कहीं दिन अगर मार्केट में अवेलेबल रही तो ये और बहुत ज्यादा फ्रॉड करेगी। दैट्स व्हाई कंपल्सरी लिक्विडेशन इज एप्लीकेबल। ना वॉलंटरी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन किस काम के लिए? कंपनी अपने आप से बंद करे, उसको पता है भाई लॉस हो रहा है, अब आगे जाकर फायदा नहीं, हमको यहां पर कंपनी का कारोबार बंद कर देना चाहिए। दैट इज अ सिंपल टर्मिनोलॉजी। सो आई होप सो दैट वाइंडिंग अप का सीधा मूवमेंट हो गया हमारा लिक्विडेशन में। सो दिस इज द थिंग्स। हम ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों से यह भी कहा कि हम लोगों को कोई लॉ की भाषा को ज्यादा समझना नहीं है, सेक्शन समझना नहीं है, एज ए अकाउंटेंट काम करना है। तो हमें करना क्या होगा सर? हमें यहां पर दो काम करने हैं। सबसे पहले एज ए अकाउंटेंट हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीखना है
और बात नंबर 2 हमको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट बनाना। अब मैं दोनों के बीच का अंतर डिफाइन करता हूं, लेकिन ओवरऑल ये प्रोसेस होती कैसी है। कंपनी जा रही है लिक्विडेशन के लिए, कोर्ट में अर्जी डाली है, पिटीशन फाइल किया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी साथ में जोड़ दिया है, सारी बातों का कवर अप हो गया, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट बोलता है चलो अब ये कंपनी लिक्विडेशन के लिए इज एप्लीकेबल। तो कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है लिक्विडेटर। ये एक पर्सन होता है और वो पर्सन इस कंपनी के बिहाफ से सारी एसेट्स को कलेक्ट करता है, रियलाइज करता है और जो भी उनकी डेब्ट है और जो भी उनकी लायबिलिटी कंपनी की उसको पे ऑफ करता है। ये करने के लिए जो पर्सन को सुनो ना जो पर्सन को अपॉइंट किया जाता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज लिक्विडेटर, और ये लिक्विडेटर ये काम करने का रेम्यूनरेशन या कमीशन लेता है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। नाउ सर आप ये बताओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट में क्या अंतर है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब मैं यहां पर सिंपल सा बोलूंगा कि सर ये कच्चा काम है और सर ये पक्का काम है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कच्चा काम, कैसे क्या। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब मैं बना रहा हूं, देखो मैंने यहां पर ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है, यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि सर ये मेरे एसेट्स है, अगर मैं इसको बेचता हूं तो इससे मुझे कुछ अमाउंट मिलेगी, ये मेरी लायबिलिटी है, इसका मुझे पेमेंट करना है, तो ये दिस इज माय रफ वर्क। तो ये इंडिकेट करा, एक एस्टिमेट लगाया जाता है, कंपनी की ये एसेट है और कंपनी की ये लायबिलिटी, एक्चुअल में वो बेची नहीं, दैट इज ओनली अंदाजा लगाना, प्रेडिक्शन करना। लेकिन लिक्विडेटर्स ऑफ फाइनल स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखने वाले, लिक्विडेटर्स ऑफ फाइनल स्टेटमेंट में हम लोग ये देखने वाले कि यहां पर ये जो लिक्विडेटर है ये एक्चुअल में एसेट को बेच रहा है और उससे पैसा कलेक्ट कर रहा है, और जो भी पैसा आ रहा है उससे वो लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, दैट इज नोन एज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। तो हमको परीक्षा में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, दूसरा बोलेगा सर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट बनाओ। अरे बोलो ना, समझ में आया या नहीं। तो ये दो बातों को मैंने डिस्कस कर लिया है, तो अब जब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की और आज के सेशन में मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा आपको फॉर्मेट कि किस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है, और उसका नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का वो भी मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। तो लेट्स बिगिन विद द वर्क। चलो काम को शुरुआत करते हैं। सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनेगा, देखो मैंने यहां पर पहले से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के ड्राफ्ट करके रखा हूं। कैसे, एक कॉलम का नाम दिया है सर रुपीस, दूसरे कॉलम का नाम दिया है एसेट, और नेक्स्ट कॉलम का नाम दिया है सर रुपीस। सर ये कुछ अजीबोगरीब, सर सबसे पहले ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इसके लिए इसकी जो रचना है वो किस तरह से, रुपीस फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर एंड फॉर अगेन रुपीस, और रुपीस के बाद लिखा है ईआरपी। ईआरपी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू। अगर मैं ये एसेट बेचता हूं तो कितना एक्सपेक्ट है उससे मिलना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू। नाउ कम टू द पॉइंट। मेरा पहला हिस्सा अगर आप देख रहे हो तो मैंने लिखा है एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उसको शॉर्टकट में लिखा है एएनएसपी, और मैंने दूसरा हिस्सा लिखा है सर एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उसको शॉर्टकट में लिखा है सर एएसपी। सर यहां पर आपने लिखा है ए, दिस इज व्हाट इज दिस, और यहां पर आपने लिखा है बी। यहां पर हर एक जगह पर मैंने कुछ लिखा है, यहां पर लिखा है सी, यहां पर लिखा है डी, यहां पर लिखा है ई, यहां पर लिखा है एफ, यहां पर लिखा है जी, यहां पर लिखा है सर एच। व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड एज एबीसीडी का मतलब यहां पर जो मैं लिख रहा हूं इट इज कॉल्ड एज लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ई, लिस्ट एफ जी एच, दिस इज कॉल्ड एज योर लिस्ट। तो पहली लिस्ट जो ए है उसमें मैंने लिखा एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। प्लेस्ड का मतलब होता है एसेट गिरवी रखना, एसेट गिरवी रखना, लेकिन यहां पर क्या लिखा है एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, मेरी एसेट गिरवी नहीं है, यानी कि जो एसेट मेरी गिरवी नहीं है, सुनो, जो एसेट मेरी गिरवी नहीं है वो तमाम एसेट मैं यहां पर लिखूंगा। मतलब क्वेश्चन में इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी कौन सी एसेट गिरवी है और आपकी कौन सी एसेट गिरवी नहीं।
तो मैं यहां पर ये एक्सप्लेन नहीं करूं कौन सी एसेट आनी चाहिए, एकदम सिंपल कॉमन सेंस है। जो भी एसेट आपकी गिरवी नहीं है वो यहां पर आएगी। इट इज नोन एज एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एंड एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड मतलब जो एसेट आपकी गिरवी है वो आपको यहां पर रिकॉर्ड करनी है। तो दो बार, एसेट गिरवी है, एसेट गिरवी नहीं है। जो गिरवी नहीं है वो यहां पर रिकॉर्ड करूंगा और जो एसेट गिरवी है वो मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन सर यहां पर इसको किस तरह से लिखा है, जरा देखो। मैंने लिखा है एसेट्स एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, लोन, डेफिशिएंसी एंड सरप्लस। ये सर क्या है थोड़ा सा समझा दो। वेरी सिंपल। नाउ लुक एट हियर, मेरी कौन सी एसेट गिरवी है? फॉर एग्जांपल आई वुड से कि मेरी एसेट का नाम है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि गिरवी है, जो कि गिरवी है, और उसकी एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मान के चलो कि मेरी जो एसेट गिरवी है उसको मैं अगर बेचता हूं तो आई जस्ट से दैट कि मुझे मिलने वाले सर 10 लाख, और इस एसेट्स पर मैंने लिया सर लोन। बात को समझने की कोशिश करो। मेरी कोई ऐसी एसेट है फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी जो कि गिरवी है। गिरवी है का मतलब क्या सर? मैंने लोन लिया है और बदले में मेरी एसेट गिरवी। एसेट गिरवी नहीं होती, एसेट के कागजात गिरवी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्गेज प्लेज्ड। तो 10 लाख मुझे मिलने हैं, लेकिन मेरा जो लोन है वो लोन है मान के चलो सर 8 लाख का। वो लोन है मेरा सर 8 लाख का। एसेट गिरवी है सर 10 लाख रुपए की, लोन लिया था 8 लाख रुपए का, बराबर है। तो 10 लाख में से लोन 8 लाख कट गया, हट गया, बराबर है। तो मुझे 2 लाख रुपए ऊपर बचने वाले। बताओ ये जो 2 लाख ऊपर बचने वाले ये क्या है? सरप्लस है या डेफिशिएंसी? अरे बोल दो ना क्या है? सरप्लस है। सर 10 लाख मुझे एसेट से मिलने वाले हैं, 8 लाख का मैंने लोन लिया था इस एसेट पर, तो 10 लाख की एसेट बेच दी, आए 10 लाख, 8 लाख का पेमेंट कर दिया, सर 2 लाख बच गया। तो ये 2 लाख क्या कहलाएंगे मेरे लिए? सरप्लस कहलाएंगे या डेफिशिएंसी कहलाएंगे? सर ये सरप्लस कहलाएंगे। इसके लिए देखो मैंने यहां पर मार्किंग की है कि ये जो 2 लाख रुपया है दैट इज कॉल्ड एज योर सरप्लस। यानी डेफिशिएंसी को डैश किया है और सरप्लस में कुछ लिखा है। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल। चलो दूसरा एग्जांपल समझ, सर नहीं समझाइए। चलो वापस सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग। मेरी लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए की है, मतलब 5 लाख रुपए मुझे मिलने वाले लैंड एंड बिल्डिंग से, और मैंने जो लोन लिया था सर वो 6 लाख का था, 6 लाख। अब मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, सर मिला कितना? अरे बोलो सर मिला कितना? सर 5 लाख मिला। सर लोन कितना देना है? सर लोन देना है 6 लाख। लोन ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब जो 5 लाख जो मुझे रियलाइज हुआ और देना है सर 6 लाख, तो 1 लाख का सर शॉर्टेज हो रहा है, दैट इज नोन एज सर डेफिशिएंसी। तो ये 1 लाख रुपए की आएगी सर यहां पर डेफिशिएंसी, उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। आर यू क्लियर दैट दिस इज अ फंडामेंटल ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एसेट गिरवी नहीं है, एसेट गिरवी है। जो एसेट गिरवी नहीं है, जितने भी एसेट होंगे आपको दिख रहे सारे के सारे यहां रिकॉर्ड करो। जो एसेट गिरवी है, जो 1 है 2 है, जितने भी उनको यहां पर रिकॉर्ड करो। तो जैसे कि जो एसेट गिरवी नहीं है सब लिख दिया, उनकी टोटल कर ली, ओके। और जो एसेट गिरवी है उसका भी मैंने फाइनलाइजेशन कर लिया, तो इनको और इनको मुझे जोड़ना पड़ेगा, और इनका जो भी मैंने काम किया है सब उसको एक संक्षिप्त रूप में एक समराइज्ड करना होगा, समरी देनी होगी। तो देखो मैंने लिखा है समरी, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एंड एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो इसको ही मैं नाम देता हूं सर ग्रॉस एसेट्स। क्या नाम दूंगा सर इसको मैं? ग्रॉस एसेट। तो एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड किधर है सर? देखो ये चीज है, ये यहां से आएगी, ये जो भी टोटल होगी वो यहां से आएगी, और एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड मतलब जितना भी पैसा मिलने वाला है वो है एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। मतलब डेब्ट देने से पहले, कर्जा देने से पहले कितना मिला, दैट इज कॉल्ड एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो इन दोनों की जब तुम टोटल करोगे
तो यहाँ पर जो टोटल मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज एसेट सर। तो ये हो गया एसेट साइड अप्रोच। तो क्या आप लोगों को एसेट साइड अप्रोच समझ में आया? अरे बोलो यस स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं सर अगले पॉइंट की ओर। एसेट के मैंने दो हिस्से किए, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड और एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, दो हिस्से। लायबिलिटी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखो लायबिलिटी में मैंने क्या क्या लिखा है। तो लायबिलिटी साइड इसको कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी और इसको कहते हैं रुपीस। मतलब यहाँ पर जो भी आपकी एक्चुअल लायबिलिटी, यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं थी लेकिन यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी अमाउंट है। यहाँ पर वो अमाउंट होगी जो एक्चुअल में आपके बुक के अनुसार दी, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस लायबिलिटी एज पर योर बुक वैल्यू। और एक्चुअल आपने जितना पेमेंट किया तो ये है आपका ओरिजिनल पेमेंट। दोनों बातों को समझ में लो। यहाँ पर 2 रुपीस है, यहाँ पर भी रुपीस है और सर यहाँ पर भी रुपीस है। तो यहाँ पर जो रुपीस है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो लायबिलिटी आपको दिख रही है एज पर योर बैलेंस शीट, दैट लायबिलिटी यू हैव टू बी रिकॉर्डेड हियर एंड दैट वैल्यू, और ओरिजिनली और एक्चुअली आप जो पेमेंट करोगे दैट वुड बी राइटिंग हियर। तो मैंने शेड्यूल या लिस्ट ए एंड लिस्ट बी को एक्सप्लेन किया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज, सर ये लिस्ट ए है ये बी है, तो अगेन क्वेश्चन मार्क सर ये बी क्यों है सी क्यों नहीं बताऊंगा। अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट सी, अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, अमाउंट फॉर अदर। सर यहाँ पर मैं जरा झमेला हो रहा है, ये भी बात कर रहा है सर क्रेडिटर्स पर, ये भी बात कर रहा है सर क्रेडिटर्स पर, ये भी बात कर रहा है सर क्रेडिटर्स पर, ये भी बात कर रहा है सर क्रेडिटर्स। सर यहाँ पर 4 क्रेडिटर, बहुत कंफ्यूजन वाला मैटर है। डरना नहीं है, मैंने कहा ना डरना नहीं है। तो ये 4 क्रेडिटर्स क्या, जरा उसके बारे में बता दो। बहुत सिंपल से बोलता हूं कि कंपनी में जो क्रेडिटर्स होते हैं ना सर, उनके 2 हिस्से करता हूं मैं। एक को नाम दिया सर सेक्योर्ड क्रेडिटर्स और दूसरे को नाम दिया सर अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स? वो क्रेडिटर्स जिससे हम लोगों ने एज ए कंपनी ने पैसा लिया है, बदले में कोई एसेट गिरवी रखी है, तो ऐसे क्रेडिटर्स को हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहेंगे। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स किसे कहेंगे? मतलब कंपनी ने पैसा तो लिया है लेकिन बदले में कुछ गिरवी नहीं रखा, दैट इज कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसमें मैं 2 हिस्से करता हूं, देयर इज अ 2 पार्ट। एक को नाम दिया फिक्स्ड चार्ज और एक को नाम दिया सर फ्लोटिंग चार्ज। सर क्या होता है फिक्स्ड चार्ज, क्या होता है फ्लोटिंग चार्ज? और अनसिक्योर्ड को भी सर मैंने यहां पर नाम दिया, 2 नाम दिए। यहां पर शॉर्टकट में लिख रहा हूं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और यहां पर लिखा सर अदर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अदर्स। सर ये 2 बातें हैं, जरा समझा दो। अगर मैंने ये बात कवर कर ली तो आपका जो क्रेडिटर्स का जो मैटर, देखो यहां पर बात हो रही है सर फिक्स्ड चार्ज, यहां पर बात हो रही है सर फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फ्लोटिंग चार्ज। सर यहां पर बात हो रही है पीसी अर्थात प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, आप देख रहे होंगे। सर यहां पर बात हो रही है अदर्स, और अदर्स का मतलब है सर ये रहा सर तुम्हारा अदर्स क्रेडिटर्स। मान के चलो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, मैं फिर कहता हूं मान के चलो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। तो बैंक ने जब लोन लिया तो बैंक बोलेंगे भाई मैं ऐसे कैसे लोन दूंगा, तू पहले तेरी कोई एसेट मेरे पास गिरवी रख, मैं तेरे को लोन देता हूं। तो यहां पर बैंक से लोन लिया है, दैट इज बैंक लोन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बैंक लोन। बैंक से लोन लिया है और मेरी एक एसेट गिरवी है, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। तो उसके ऊपर जो चार्ज होने वाला दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड चार्ज। जैसे कि अगर मैं लोन लिया और लोन का भुगतान यानी कि पेमेंट नहीं कर पाया, अनेबल टू मेक द पेमेंट टू द बैंक, तो बैंक आकर मेरी ये एसेट को अपने पास लेके जा सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज किसके ऊपर होता है? इट इज ऑन पर्टिकुलर एसेट।
फ्लोटिंग चार्ज किधर होता है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है सर डिबेंचर। और ये कोई एक एसेट के ऊपर होता है। मान के चलो मेरे पास बहुत एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ऐसे बहुत सारे एसेट है। लेकिन जो लोन हम लोगों ने लिया है वो किसके ऊपर लिया है? जो लोन हम लोगों ने लिया है वो लिया प्लांट पर। तो अगर मैं बैंक को पेमेंट नहीं करूंगा तो बैंक आकर प्लांट नहीं लेके जाएगा। प्लांट के जो डॉक्यूमेंट्स हमने गिरवी रखे हैं, दैट इज मॉर्गेज रखे, वो लेकर जा सकते हैं। डिबेंचर के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग चार्ज। मतलब वो ऐसे डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन से है, वो सारे एसेट के ऊपर उसका चार्ज है। जितनी भी फिक्स एसेट्स होगी, कोई भी फिक्स या कोई भी, सारे एसेट के ऊपर उसका चार्ज होगा। अगर डिबेंचर से कंपनी ने पैसा लिया है तो वो कोई भी एसेट के ऊपर आके चार्ज कर सकता है, कोई भी चार्ज ले सकता है, कोई भी एसेट पर आकर चार्ज ले सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग चार्ज। लेकिन अगर बैंक की कोई एसेट है उसको छोड़कर बाकी कोई भी एसेट के ऊपर वो चार्ज ले सकता है, स्पेसिफिक नहीं किया। इसके लिए ऑल एसेट के ऊपर चार्ज होना दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग चार्ज, और कोई एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर चार्ज होना दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड चार्ज। तो इसे बेसिकली कहा जाता है बैंक लोन और इसे कहा जाता है डिबेंचर। तो ये हो गए मेरे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब सबसे पहले आपको समझना है सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। व्हाट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स? क्या होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स? आप लोगों ने सुना होगा सैलरी एंड वेजेस, और आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट टैक्सेस। यानी कि सर इंप्लॉय की लायबिलिटी, अरे बोलो, और गवर्नमेंट की लायबिलिटी किसमें कवर होती है सर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। उसके अलावा जो भी आपको क्रेडिटर्स दिखते हैं दैट वुड बी गोइंग टू हियर अदर क्रेडिटर्स। सो मेरी बात समझने की कोशिश करो। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या तो फिक्स्ड चार्ज या तो फ्लोटिंग चार्ज। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन आते हैं? एकदम सिंपल सी बात है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन आते हैं? इंप्लॉय की लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल सैलरी एंड वेजेस, और गवर्नमेंट की लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के टैक्सेस। तो यार इनके अलावा आपको जो भी लायबिलिटी सर सुनना, जो भी लायबिलिटी देखोगे दैट इज कॉल्ड एज अदर लायबिलिटी। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट। अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग फिक्स्ड चार्ज, अभी मैंने बताया। तो देखो, और मैंने लिखा है बी, यहां पर लिस्ट बी है तो यहां पर भी लिस्ट बी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज इसलिए नहीं सर, आप लोग देख रहे हो कि यहां पर लोन है और लोन का देखो भुगतान ऑलरेडी हो चुका है। लोन का भुगतान 10 लाख में से 8 लाख का लोन दे दिया है, तो अभी कुछ बचा नहीं है। इसके लिए ये जो लायबिलिटी है इसको हम फिक्स्ड चार्ज करेंगे। इसके लिए लिखा है बी, बिकॉज ये इसमें से बनने वाला पार्ट है। और क्या लिखा है सर आगे? ए, बिकॉज उसका भुगतान हो चुका है। मैं आऊंगा अब सेकेंड और एक पॉइंट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अभी मैंने बताया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या रखना है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी और एम्प्लॉय की लायबिलिटी यहां पर आएगी। उसके बाद है सर अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज यानी कि डिबेंचर की लायबिलिटी। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिक्स्ड चार्ज मतलब बैंक की लायबिलिटी, बैंकर्स की लायबिलिटी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अर्थात गवर्नमेंट की लायबिलिटी या एम्प्लॉय की लायबिलिटी, सैलरी, वेजेस एंड टैक्सेस। उसके बाद में है फ्लोटिंग चार्ज, इट इज ओनली एंड ओनली मेड फॉर डिबेंचर। और उसके बाद अदर क्रेडिटर, इसके अलावा जो भी रहेगा वो अदर क्रेडिटर्स में जाएगा। तो हम सबको पेमेंट करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा इसको भी पेमेंट किया, जो भी बैलेंस बचेगा इसको भी पेमेंट किया, जो भी बैलेंस बचेगा अदर क्रेडिटर्स की पेमेंट किया, जो भी बैलेंस बचेगा। अब सर अब सारे पेमेंट हो चुके, अब कौन बचा? अब बचा हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर। अब जो भी पेमेंट करेंगे वो किसको करेंगे सर? शेयर होल्डर्स को करेंगे। कौन से शेयर होल्डर? एक है सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसका पेमेंट कर दिया, और दूसरा है सर इक्विटी शेयर होल्डर, उसका पेमेंट कर दिया। तो सब पेमेंट होने के बाद में हमारे पास अंत में, अरे बोलो, अंत में हमारे पास कुछ तो बैलेंस बचेगा। या तो ये बैलेंस पॉजिटिव होगा या तो ये बैलेंस नेगेटिव होगा। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा सर सरप्लस, और अगर ये बैलेंस नेगेटिव है तो आई वुड कॉल इट एज अ डेफिशिएंसी। दैट्स इट।
अब मुझे एक बात बताओ, नाउ लुक एट हियर व्हाट इज हैपनिंग। मैंने बताया था अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मतलब आप समझ रहे हो बैंकर्स की लायबिलिटी। एक एग्जांपल दिया था, जैसे 10 लाख का हमको 10 लाख हमको एसेट बेचने से मिला, 8 लाख हमने सर पेमेंट कर दिया, तो 2 लाख सरप्लस हो गए। ओके ठीक है, तो ये केस में यहां पर ये नील हो जाएगा। दूसरी बात, अगर 5 लाख की लायबिलिटी, 5 लाख हमें एसेट से मिला है और 6 लाख की अगर लायबिलिटी है, तो 5 लाख तक का ही पेमेंट कर सकता, बिकॉज 5 लाख ही एसेट से मिला, बाकी 1 लाख का क्या, तो बाकी 1 लाख के लिए क्या मैं उसे फिक्स चार्ज कहूंगा? सर उसका चार्ज तो निकल गया, एक बार एसेट बिक गई उसका चार्ज निकल गया। अब वो जो 1 लाख उसका बचता है ना, दैट वुड बी, देखो क्रेडिटर्स में वापस समझाना चाहूंगा। नाउ लुक एट हियर, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा तो 5 लाख मिला, लोन देना था सर 6 लाख का, तो चार्ज जो था वो खत्म हो गया। जैसे आप एसेट बेच दो तो चार्ज कितने का था? 6 लाख का, लेकिन कितना तक हम दे चुके? 5 लाख, तो बच गया सर 1 लाख। तो 1 लाख के लिए ये लोग नंबर लगा, देखो सर जैसे एसेट बिक गई ना, सुनो ना, जैसे एसेट बिक गए ना वैसे नंबर लगाना शुरू हो गया, कौन आया नंबर में सर? सबसे पहले नंबर में आ गया फिक्स चार्ज, बैंक वाला आके खड़ा हुआ है, सबसे पहले बैंक वाला खड़ा हुआ है। दूसरी बात सर, उसके बाद में क्रेडिटर्स यानी गवर्नमेंट आके खड़ी हुई है, एम्प्लॉय आके खड़ा हुआ, लाइन में कतार में लगे, पैसा बट रहा है, लोग लाइन में लगे हुए, तो सबसे पहले लाइन में बैंक वाला आया, उसके बाद में सेकंड आया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी एम्प्लॉय और गवर्नमेंट वाला आया, नेक्स्ट आया सर, नेक्स्ट आया फ्लोटिंग चार्ज यानी उसके बाद डिवेंचर वाला आया, उसके बाद में उसके अलावा कोई अदर क्रेडिटर्स होगा जिससे आप कोई सामान वगैरह खरीदते हैं, सब लोग लाइन से, कंपनी पैसा बांटने का काम कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है नील, लेकिन एक बंदा है जैसे कि बैंकर्स है, बैंकर्स ने बोला 5 लाख रुपया हमको एसेट से बेचकर मिला, हमको पेमेंट करना था 6 लाख, हमने कितना तक पेमेंट किया उसका? अप टू फाइनेंस। अब वो आया है और लाइन नंबर 1 में खड़ा हुआ है और क्या बोल रहा है मधु में? 1 लाख का पेमेंट पकड़ी। मैं बोला रुक, तेरे को 5 लाख का पेमेंट दिया, तेरा जो चार्ज था वो फिक्स था, दैट इज अप टू फाइनल, उसके बाद वो चार्ज खत्म हो गया, अब तो 1 नंबर से निकल और लास्ट नंबर में जा अदर क्रेडिटर्स में, अब तो अदर क्रेडिटर्स में आएगा, उसके लिए ये नील रखा है। इज इट क्लियर? उसके बाद प्रेफरेंशियल वाले को पेमेंट करेंगे, चलो प्रेफरेंशियल वाले का पेमेंट गवर्नमेंट का हो गया, एम्प्लॉय का हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करूंगा, उसके अलावा जो भी मुझे माल सप्लाई वगैरह करता है या कोई एनी अदर्स हो जाएंगे। और ये पेमेंट करने के बाद में नेक्स्ट पेमेंट होती है कि मेरे कंपनी की जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंशियल होल्डर, अब दोनों में से पहला पेमेंट किसको करे? लफड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा सर? नहीं होगा सर, कहा ना नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है सर प्रेफरेंशियल, इसके नाम में ही लिखा है प्रेफरेंस, इसके लिए इसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, इसका पेमेंट करने के बाद में नेक्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा सर इक्विटी शेयर होल्डर को, और सर सुनो, जो कुछ अंत में बच जाएगा दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस या डेफिशिएंसी, दैट्स द एंड। तो दिस इज द वे ऑफ टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल समरी, ये समराइजेशन है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गिव मी अ थम्स अप, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, बाय बाय।